अपनी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बोर के एटॉमिक मॉडल का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी वेव नेचर के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे। देखिए, कुछ फिनोमेना है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से डिस्क्राइब हो जाते हैं, जैसे डिफ्रेक्शन है, इंटरफेरेंस है। इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। डिफ्रेक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट है, चूंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, जब वो लाइट किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है, किसी अवरोध से टकराती है, तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, अपने पाथ की डायरेक्शन चेंज कर लेती है, उसे डिफ्रेक्शन कहा जाता है। जैसे सोलर लाइट डायरेक्टली हमारे रूम के अंदर नहीं आती है, वो कहीं ना कहीं से टकरा के और हमारे रूम के अंदर एंटर होती है, तो वो वहाँ पे डिफ्रेक्शन है। इंटरफेरेंस होता है टू डिफरेंट वेव्स का कॉम्बिनेशन, उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये टू फिनोमेना है जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे फिनोमेना देखी गई, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनका एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से हम नहीं दे सकते। हम देखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो कौन कौन से फिनोमेना थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकती? इनमें सबसे फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सेकंड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें भी हम 11th क्लास में हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सबसे पहले देखिए ब्लैक बॉडी होती क्या है। उससे कोई भी जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी मतलब जिसकी सरफेस कैसी है, ब्लैक है। ब्लैक सरफेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उसके ऊपर पड़ने वाली मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है और अपोजिट कंडीशन में उनको इमिट भी करती है। ठीक है, अब आइडियली हम एक ऐसी सरफेस की एज्यूम्शन करें जो उसके ऊपर पड़ने वाली प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ईच एंड एवरी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और अपोजिट कंडीशन में उनको इमिट करे। तो ऐसी सरफेस को, ऐसी ब्लैक सरफेस को हम आइडियल ब्लैक बॉडी सरफेस कहते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसी सरफेस नहीं है, लेकिन फिर भी एज्यूम्शन है। आइडियली जो ब्लैक बॉडी होगी वो उसके ऊपर पड़ने वाली सभी विकिरणों को, सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी और अपोजिट कंडीशन में उनको इमिट करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में देख रहे हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में सबसे डीप स्टडी मैक्स प्लैंक ने 19th सेंचुरी में किया था। उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस से इमिट होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उनकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी, इसके बीच में कर्व प्लॉट किया और उस कर्व के जो रिजल्ट थे, जो ऑब्जर्वेशन थे और जो रिजल्ट थे, उनको इंटरप्रेट किया। देखते हैं वो कर्व कैसा था।
इसकी एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ लैम्डा ले लेते हैं, वेवलेंथ, और y डायरेक्शन पर इंटेंसिटी हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ वेवलेंथ में 200 एंगस्ट्रम, 400 एंगस्ट्रम, 600 एंगस्ट्रम, 800 एंगस्ट्रम, 1000 एंगस्ट्रम, 1200, और इधर हम इंटेंसिटी ले लेते हैं। मैक्स प्लांक ने डिफरेंट टेम्परेचर पर ये कर्व प्लॉट किए। जैसे सबसे पहले अपन T1 टेम्परेचर पर कर्व प्लॉट करते हैं तो वो अपने को कुछ इस प्रकार का मिलता है। T2 टेम्परेचर पर, T3 टेम्परेचर पर ये T1, T2 और T3। ठीक है, यहां पे देखें अपन तो T3 है, T2 से ज्यादा है, और T2 T1 से ज्यादा है। T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर मैक्स प्लांक ने कर्व प्लॉट किए। इनके ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम वेवलेंथ लैम्डा को इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली इसके साथ साथ इंटेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक फिक्स वेवलेंथ पर जाकर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। जैसे अपन T1 टेम्परेचर के लिए देखें तो कोई वेवलेंथ है λ1, ठीक है, इस λ1 पर जाकर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद यदि हम लैम्डा को इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी डाउन होगी। ये का ये ट्रेंड अपने को T2 और T3 टेम्परेचर पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके रिजल्ट को यदि अपन देखें, इनिशियली वेवलेंथ को इंक्रीज करने पर इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, एक फिक्स पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम होती है। इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डेंस लैम्डा को हम मैक्सिमम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा मैक्सिमा या मैक्सिमम लैम्डा हम कहते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि अपन वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी डाउन होती चली जाती है। ये ट्रेंड अपने को इनमें भी मिल रहा है और इनमें भी मिल रहा है। फिर क्या हम देखें, क्या फिर इनमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ रहा है इस प्लॉट पर? तो बिल्कुल पड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यदि हम T2 के लिए लैम्डा मैक्सिमम देखें तो ये अपने को यहाँ पर मिल रहा है। इसको मैं कह देता हूँ λ2, इसको यहाँ पे बना देता हूँ λ1। यदि हम T3 के लिए लैम्डा मैक्सिमम देखें तो अपने को यहाँ पर मिलेगा, इसको हम कह देते हैं λ3। यहाँ पर हम इजी वे में देख सकते हैं, λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इज ग्रेटर देन λ3, λ1 इज ग्रेटर देन λ2 इज ग्रेटर देन λ3। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू लोअर लैम्डा की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये दो मेन इसके ऑब्जर्वेशन थे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन इंक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ इंटेंसिटी इंक्रीज प्रोपोर्शनली एट a fixed point it get maximum and afterward it downgrade. If we increase temperature then lambda shift to lower wavelength. ठीक है, इसके जो रिजल्ट थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्स प्लांक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर सजेस्ट की। क्या बताया उसने? उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंटिन्यूअस नहीं होके छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, स्मॉल पार्ट में वो डिवाइड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट।
इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations from atom is not continuous but discrete। बटा हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे बंडल्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बटी हुई है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको मैक्स प्लांक ने फोटोन नाम दिया। तो फोटोन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्ट और स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इज कॉल्ड फोटोन। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations is called photon. So we can say that electromagnetic radiations is built with photon. Third, मैक्स प्लांक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो फोटोन है उनकी एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन भी दिया। मैक्स प्लांक ने कहा कि फोटोन की एनर्जी ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतनी फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज होगी। इसको आगे अपन और देखें। प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में बदलेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा और वो कांस्टेंट होता है आपका स्मॉल h। तो यहाँ पर अपने को एक इक्वेशन मिलती है E इज इक्वल टू एच न्यू, वह E इज एनर्जी ऑफ फोटोन, H एक कांस्टेंट है जिसे प्लैंक कांस्टेंट कहा जाता है। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपको याद रखना है। थर्ड है यहां पर न्यू, यह है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन अपने को बताती है कि फोटोन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। अब देखिए एनर्जी कैसे डिस्क्रीट हुई, एनर्जी कैसे क्वांटाइज हुई। इस प्रकार एनर्जी को डिस्क्रीट होना कहलाता है क्वांटाइज या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे लिख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में हम, दिस कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, और फोटोन क्या है? द स्मॉलेस्ट क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, प्लांक ने बताया कि जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब और इमिट नहीं होके ऑलवेज एच न्यू के इंटीजर में ही इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। वी कैन से E इज इक्वल टू एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू एंड सो ऑन, कंप्लीट इंटीजर। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रैक्शन एनर्जी है। यदि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो या तो h न्यू होगी या 2h न्यू होगी या 3h न्यू होगी। ऐसा नहीं है कि इसके बीच में अपन ने कोई वैल्यू ले ली जैसे 2.5h न्यू, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू प्लांक वो एनर्जी एक्सेप्टेबल नहीं है। एनर्जी ऑलवेज h न्यू के कंप्लीट इंटीजर में होती है। इसे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आप एक कंपेरिजन कर सकते हो अपन स्टेयरकेस से, अपनी सीढ़ियों से इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। जब हम सीढ़ियों पे रहते हैं, स्टेयर्स पे रहते हैं, है ना, तो हम
किसी न किसी स्टेज पे रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी बीच दोनों स्टेज के बीच में होते हैं, नहीं, या तो हम फर्स्ट स्टेज पे होंगे या सेकंड पे होंगे या थर्ड पे होंगे, बीच में नहीं होंगे। इसी प्रकार जब एनर्जी का एब्जॉर्ब और इमिशन होगा तो वो या तो hν पे या 2hν 3hν एंड सो ऑन इस प्रकार की वैल्यू में होगा, बीच की किसी वैल्यू में भी नहीं होगा। इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कुछ प्लांक के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट थे, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाली इक्वेशन अपने बहुत काम आती है। ठीक है, अब हम दूसरा जो इफेक्ट हमने देखा था, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव नेचर से डिस्क्राइब नहीं हो सकता, कौन सा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थोड़ा सा उसके बारे में भी हम देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेम ही सजेस्ट कर रहा है, फोटो मतलब होता है आपकी लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा कोई इफेक्ट है जो लाइट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा कोई नया नहीं है, हम कई जगह देखते हैं जो अपनी सोलर प्लेटें लगी होती है वो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही बेस होती है। ठीक है, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? एक डायग्राम देखते हैं। ये हमारी कोई ग्लास ट्यूब है, इसके इस तरफ हमने एक मेटल स्ट्रिप लगा रखी है, कोई मेटल हमने यहां पर लगा रखी है एज अ कैथोड। यहां पर हम एक और मेटल लगाएंगे जिसे हम डिटेक्टर कहेंगे। डिटेक्टर, और ये वाली अपनी है कोई भी मेटल, जैसे मैं यहाँ पे पोटेशियम लिख देता हूँ। ठीक है, पोटेशियम मेटल है अपनी। ठीक है, इस मेटल पर सनलाइट स्ट्राइक हो रही है। जो ही इस मेटल पर सनलाइट स्ट्राइक होगी, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और अपने एनोड की तरफ ये मूव करेंगे। यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और ये किस तरफ मूव करेंगे? एनोड की तरफ मूव करेंगे। और अपने को पता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो अपने सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिजल्ट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम यहाँ पर सेंस कर सकते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? कि किसी स्पेशल मेटल, हर मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करती है, सबकी बॉन्डिंग एनर्जी अलग अलग होती है। इसलिए सम मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, इनकी सरफेस पर एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक की जाती है, तो इनकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इस इफेक्ट को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट जब तक मेटल सरफेस पर नहीं गिरेगी तब तक इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो सकता। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट की होनी चाहिए और इस मिनिमम लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से इसे डिनोट किया जाता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होता। थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी कहलाती है। हाँ, आपने किसी मेटल पर एक लाइट इमिट कर रहे हैं, लाइट स्ट्राइक हो रही है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू। अब ये तो क्लियर है कि ये न्यू की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट अपने को शो करना है तो न्यू डॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होता है जब ये फोटो लाइट इस मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक होती है तो इसकी एनर्जी को इसके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और मेटल्स के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री होकर कहाँ आ जाते हैं, ये सरफेस पर आ जाते हैं। यहाँ तक का काम कौन करता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करती है। ठीक है, इसके बाद जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देती है, इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट देती है। इसके बाद जो भी एक्सेस एनर्जी होगी उससे इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से क्या करने लगेंगे, मूवमेंट करने लगेंगे। इसलिए अपने को लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑलवेज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने न्यू फ्रीक्वेंसी दी, जो हमने यहाँ पर एनर्जी दी वो टू टाइप्स ऑफ वर्क कर रही है। फर्स्ट वर्क तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को इस मेटल के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करके मेटल सरफेस तक लाना। ठीक है, इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम कहते हैं W या वर्क फंक्शन। ठीक है, इसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देती है, इलेक्ट्रॉन को मोमेंट देती है। ठीक है, तो माना अपनी जो रेडिएशन से उसकी एनर्जी E है। ठीक है, तो ये एनर्जी टू टाइप्स ऑफ वर्क करेगी। फर्स्ट W वर्क फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन को मेटल के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री करके मेटल सरफेस तक लाने का काम वर्क फंक्शन। सेकंड काइनेटिक एनर्जी के जो इसे क्या करती है, मोशन देती है। ठीक है, E हमने प्लेन इक्वेशन देखी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू, W आपका होता है एच न्यू 0 और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 me v स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपने को एक इंपोर्टेंट इक्वेशन मिलती है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे चेंज कर सकते हो, इसको इधर लेके आइए आप, एच न्यू माइनस एच न्यू 0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एच यहाँ पे कॉमन है, न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन कहलाती है। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव नेचर से डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसके लिए अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की पार्टिकल नेचर को कंसीडर करना पड़ता है, तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं।